अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सबसे पहले आपको दोनों चीज़ों में क्लियर कट डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। हमारी बॉडी में जो हेरिडिटी मटेरियल है जो करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है उसे कहते हैं डीएनए। अब डीएनए जो है हमारे सेल के अंदर क्रोमेटिन फॉर्म में मौजूद होता है कि जब हमारा सेल जो है माइटोसिस नहीं करता, डिवाइड नहीं कर रहा होता, उस वक्त हमारा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, उसे कहते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है उस वक्त ये जो डीएनए था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वो कंडेंस होना शुरू होता है। कंडेंस होने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम नाम दे देते हैं क्रोमोसोम्स का। कि डीएनए कंडेंस होता है, प्रोटीन के ऊपर लिपटता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होते हैं सिर्फ डिवीजन के दौरान। क्रोमोसोम्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरह आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में देखिए वाज़ेह नजर आया ना कि क्रोमोसोम बारीक बारीक धागों से मिलकर बने हुए, जो धागा फोल्ड हुआ है। स्ट्रक्चर डिट अपेयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ डिवीजन, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि सबसे पहले क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किसने किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग में इन 1882 में, व्हेन ही वाज एग्जामिनिंग द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्लेमेंडर लार्वा। और किसमें किया था? स्लेमेंडर लार्वा में। सिंस देयर डिस्कवरी क्रोमोसोम हैव बीन फाउंड, उसके बाद उसने देखा कि सारे यूकेरियोटिक सेल्स जो हैं सब में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। देयर नंबर हाउएवर वेरीज, लेकिन इसका नंबर जो है वो पर्सन टू पर्सन या स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज हो जाता है। पर्सन टू पर्सन तो नहीं, स्पीशीज टू स्पीशीज या एनिमल टू एनिमल। पेनिसिलियम जो फंगस है हमारे पास जिसे हम पेनिसिलिन बनाते हैं, हैज ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। वन पेयर का मतलब है कि उसकी बॉडी में इस तरह का सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा, ये एक पेयर्ड क्रोमोसोम है। While the some ferns have 500 पेयर्स, जबकि कुछ फर्न्स यानी जो प्लांट्स का ग्रुप है एक, उसमें 500 पेयर्स क्रोमोसोम के हो सकते हैं। मॉस्किटो जो है उसमें 6 क्रोमोसोम्स, हनी बी 32, कॉर्न 20, शुगर केन 80, फ्रॉग 26, माउस 40 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोसोम्स। ये जो हम बता रहे हैं ये पेयर वाले नहीं बता रहे, ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स बता रहे हैं। अगर ह्यूमन सेल में हम कहें 46 है और अगर हम कहें पेयर कितने हैं तो पेयर 23 होंगे। कि ये वाला जो है इस तरह के अगर कहें तो ह्यूमन सेल में ऐसे 23 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये क्रोमोसोम अगर पेयर अप नहीं हुआ इस तरह सिंगल फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम नाम देंगे कि इस तरह के कितने होते हैं? 46। ईच these 46 chromosome contain hundreds of thousands of genes. एक क्रोमोसोम के अंदर thousands के करीब जीन्स हो सकती हैं, उससे भी ज्यादा। The position of all these chromosome possession in therefore essential for survival, यानी हर क्रोमोसोम के ऊपर कोई ना कोई जीन्स है जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई इंडिविजुअल नॉर्मल होगा इसका मतलब है उसके अंदर सारी जीन्स जो है वो मौजूद है। अगर कोई एक जीन या क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट भी हो जाए, टूट जाए, किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये हम देखते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम देखें तो उसके सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर ये सेंटर में होता है और ये दो जो साइड्स पे स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं इसे कहते हैं क्रोमाटिड्स। ये वाले दो सिस्टर क्रोमाटिड। सेंट्रोमेयर जो है वो ये इन्होंने गलत शो करवा दिया, यहाँ पर सेंट्रोमेयर यहाँ सेंटर में इस पॉइंट पर, ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर और उसके ऊपर क्रोमाटिड्स होते हैं। एक ही क्रोमोसोम ऐसे क्रोमाटिड जो एक ही सेंट्रोमेयर पे जुड़े हुए उन्हें सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। उसके अलावा कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन यानी इस तरह छोटे छोटे उभार नजर आ रहे होते हैं। तो आपके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और उसके बाद जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी जो सेंट्रोमेयर वाला पॉइंट होता है उसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्रोमोसोम में कहीं पे कोई डिप्रेशन नजर आता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ये इस तरह डिप्रेशन कि एक क्रोमोसोम है उसमें इस तरह थोड़ा सा डिप्रेशन ऊपर की तरफ है और एक डिप्रेशन यहाँ सेंटर में है, तो ये जो सेंटर वाला है इसको सेंट्रोमेयर कहेंगे यानी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और ये ऊपर अगर कोई डिप्रेशन है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्रोमोसोम जो है वो अपेयरेंस के तौर पर डिफरेंट हो सकते हैं।
इसको हम डिवाइड करते हैं सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पर, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अगर सेंट्रोमेयर आपका टिप पर होता है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई क्रोमेटिड नहीं है, उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो वर्ड टेल से लगा लें। अगर टिप से थोड़ा सा नीचे के ऊपर वाला जो क्रोमेटिड है वो बहुत छोटा है, नीचे वाला क्रोमेटिड बड़ा है साइज में, तो उसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसके बाद आ जाते हैं सब मेटासेंट्रिक पर। आपके पास क्रोमोसोम के अगर बिल्कुल सेंटर में ना हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके सेंट्रोमेयर मौजूद हो, उसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, इन अ लिटिल अबव द सेंट्रल पॉइंट। और अगर हम इस क्रोमोसोम को देखें तो ये बेंड करने पे आपको ये जे लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी तरह अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में हो, मिड में, तो उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कैसे होते हैं? वी शेप के। एक्रोसेंट्रिक को हम ये कह सकते हैं कि ये आई के होते हैं। आई जे वी, 3 तरह की शेप्स बन सकती हैं। द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड अ कैरियोटाइप। ये आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कैरियोटाइप की। एक इंडिविजुअल में जितने भी क्रोमोसोम है सारे, उनको हम अरेंज करें, देखें उनकी कैसी स्ट्रक्चर है, वो कहलाता है उसका कैरियोटाइप। कैरियोटाइप शो द मार्क्ड डिफरेंसेस अमंग द स्पीशीज एंड समटाइम्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज की कैरियोटाइप भी डिफरेंट हो सकती है। द क्रोमोसोम आर कॉल्ड टीलो, एक्रो, सबमेटा एंड मेटा। ये 3 टाइप्स है, इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। खुद से लिखें और एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि आई शेप का कौन सा है, जे का कौन सा है, वी का कौन सा है। मेटा जो है वी, और सब मेटा जे, और टीलो आई। अब आ जाते हैं कंपोजिशन। क्रोमोसोम बने हुए किस चीज से होते हैं? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, क्योंकि हमने कहा डीएनए ही फोल्ड होता है ना प्रोटीन पर, और क्रोमोसोम्स बनाता है। इसमें 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन। ये एमसीक्यूज के लिए हाईलाइट कर लें। A significant amount of the messenger RNA is also associated with the chromosome. लेकिन उसके साथ साथ आरएनए की कोई ना कोई अमाउंट भी होती है क्रोमोसोम में, क्योंकि ये रेप्लिकेशन में रोल प्ले करती है ना। बिकॉज दिस आर द साइट्स ऑफ आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि उससे आरएनए बन रहे होते हैं। आपने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा था, डीएनए से आरएनए बना, वो कंटिन्यूसली बन रहे होते हैं। जोन सी जीन की जरूरत होती है, जिस जीन एक्सप्रेस होना होता है, जोन सी प्रोटीन सेल को चाहिए होती है, तो इसीलिए कोई ना कोई आरएनए हमेशा बन रहा होता है। The DNA of the chromosome is one very long double-stranded fiber that extend unbroken through the entire length of chromosome. कि अगर आपके पास एक क्रोमोसोम मौजूद है, उस क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो बगैर ब्रेकेज के टॉप से एंड तक बेंड होकर एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। कि अगर हम इसे खोल के देखें तो हमें इस तरह एक लंबा सा धागा मिलेगा, सिंगल, जिसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं होगा। A typical human chromosome जो है contains about 140 million nucleotides। एक अगर क्रोमोसोम देखें उसमें कितने होते हैं? 140 million in its DNA। The amount of information on chromosome contained would be about 280 printed books। कि जितनी आपके पास 1 क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन होती है उससे 280 किताबें लिखी जा सकती हैं। 100,000 पेजेस की, हर किताब के पेज थाउजेंड्स हों। और न्यूक्लियोटाइड को अगर हम कहें कि हर न्यूक्लियोटाइड जो वो एक लफ्ज है, टू अ वर्ड, एंड ईच पेज, और हर सफे पर 500 वर्ड्स हों, तब furthermore if the strand of DNA from a single chromosome were laid out in a strand, अगर हम एक क्रोमोसोम का डीएनए सीधा कर दें, इट वुड बी अबाउट 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना होता है? इतनी सी लाइन, सिर्फ एक क्रोमोसोम के डीएनए को सीधा करें तो इतनी लंबाई बनती है सिर्फ। और हम कहें इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है कि इससे 1000 पेजेस वाली 280 किताबें लिखी जा सकती है, और हर पेज के ऊपर 500 वर्ड्स होंगे। आपको देख ले कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे एक क्रोमोसोम में। और ये एक स्ट्रैंड फिट कहाँ पर होता है? एक सेल के अंदर। अगर हम यहाँ ड्रॉ करें हम कहेंगे ये इतना सा, लेकिन इससे भी बहुत छोटा होता है सेल, हमें नजर भी नहीं आता। और इस सेल के अंदर उससे भी छोटा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स फिट है 46, और एक क्रोमोसोम की इतनी लेंथ है। अब ये 5 सेंटीमीटर इतना फैला हुआ, इसे अगर हम खुद भी रोल करें किसी 5 सेंटीमीटर, हम इतनी छोटी सी जगह पे फिट कर सकते हैं कि नजर भी ना आती हो। अल्लाह ताला की कुदरत है ना, कि अल्लाह ताला ने हमारे डीएनए को कैसे फोल्ड करके एक इतना छोटा सा जो नजर भी नहीं आता, और उससे भी छोटा उसका न्यूक्लियस उसके अंदर रखा हुआ है। और कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है उस एक डीएनए के, कि वो हमारी बॉडी के सारे करेक्टर्स कंट्रोल कर रही होती है।
हाउ कैन दिस लॉन्ग डीएनए क्वाइल टाइटली, वो इतनी टाइटली कैसे क्वाइल हो जाता है? अगर हम न्यूक्लियस जो है यूकेरियोटिक को उसे डिस्टर्ब करें और डीएनए को एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप के नीचे, रिजेंबल स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, हमें ऐसा लगता है कि आपके पास एक इस तरह रस्सी है, उस रस्सी के ऊपर इस तरह मोती पिरोए हुए हैं, दरमियान में ना यूं मोती पिरोए हुए होते हैं डोरी में, वैसा नजर आता है मिर्जा बीड्स। एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स, कि हमारे जो डीएनए है उसके अंदर जो 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डुप्लेक्स इज क्वाइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। 200 का जो क्वाइल है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्वाइल करता है और उससे जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन करनी है कि आपके पास ये 200 न्यूक्लियोटाइड का, ये अगर इतना है 200 न्यूक्लियोटाइड वाला, ये एक इस तरह प्रोटीन कोर है, वो प्रोटीन कोर किससे मिलकर बनी हुई है? 8 प्रोटीन से। ये हम फ्रंट पे 4 दिखा सकते हैं, 4 इसी तरह की बैक पर होंगी। ये पूरा इतनी लेंथ जो है वो इसके ऊपर बल खाती है इस तरह, और यहाँ पे एक लॉकिंग के लिए प्रोटीन होती है जो इसे लॉक कर देती है ताकि जब इसने बल खा लिया तो ये खुल ना सके। अनलाइक द मोस्ट प्रोटीन विच हैव ओवरऑल, मोस्टली प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हिस्टोन वाहिद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, वो इसीलिए आसानी से इसके ऊपर क्वाइल होकर अटैच हो जाता है टू एन अबंडेंस ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन। वजह क्या है कि इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आता हुआ, हिस्टोन प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज बिकॉज दे contain large number of basic amino acids, arginine and lysine. They are thus strongly attracted to the negatively charged phosphate group of the DNA. The histone core does thus act as a magnetic force that promotes and guide the coiling of DNA. कि आपके पास जो प्रोटीन कोर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करता है और फिर उसको अपने ऊपर बल की तरह लपेट लेती है प्रोटीन। जिस तरह कोई मैग्नेट जो है वो लोहे की चीज को खींचता है, इसी तरह ये प्रोटीन डीएनए को अपनी तरफ खींचती है और क्वाइल कर लेती है। फर्दर क्वाइलिंग occurs when the string of the nucleosome, कि आपके पास इस तरह एक क्वाइल बन जाएगा ये बीडीड वाला, यही क्वाइल दोबारा इस तरह अपने ऊपर फोल्ड होती है, दरमियान में इसमें इस तरह ये बीड्स हैं यानी प्रोटीन्स इसके ऊपर ये लिपटा हुआ है, दरमियान दरमियान से थोड़े थोड़े फासलों पर आपको वो नजर आ रहे हैं। एक दफा बल खाएगा, 2 दफा, 3 दफा, तो आपके पास एक क्वाइल स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसी में ना क्वाइल स्ट्रक्चर 2 तरह की हो सकती है। जो हाईली कंडेंस्ड पोर्शन होता है क्रोमेटिन का, उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ये पहला आ गया, यहाँ से डिफरेंस आ जाता है आपके पास, हेट्रो और यू का डिफरेंस लिखें कि डीएनए का वो पोर्शन जो हाईली कंडेंस्ड है उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और इसकी जीन्स जो होती हैं वो एक्सप्रेस नहीं होती, ये परमानेंटली कंडेंस्ड रहता है और मोस्टली नेवर एक्सप्रेस्ड। ये सेकेंड पॉइंट आ गया। द रिमाइंडर ऑफ जो डीएनए का बाकी पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ द डीएनए विच इज नॉट हाईली कंडेंस्ड विच इज लूजली कंडेंस्ड इज नोन एज यूक्रोमेटिन। इस कंडेंस ओनली ड्यूरिंग द, ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होता है जब क्रोमोसोम बनाने होता है, वरना ये लूजली कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस नहीं होता। इसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द जीन्स विच एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द, ये आ जाता है। ये हमारे पास क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम का अगर हम खोल के देखेंगे तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर है कि आपके पास ये वाला आर्म है ना क्रोमोसोम का, इस आर्म के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई चीज इस तरह बल खाई हुई है, यू राउंडेड राउंडेड। अब इस वाली चीज को हम इतना सा पोर्शन बल खा के देखेंगे, जो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेंटर से मोटी है और साइडों पे यूं बारीक बारीक धागे हैं, ये सेंटर वाला हम कहते हैं हमारा ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है और साइड वाला यूक्रोमेटिन होता है। इनमें से एक जो यूक्रोमेटिन ये स्ट्रिंग है ना साइड पे, इसे अगर हम खोल के देखें वो इस तरह है। असल हमारी ये वाली जो चीज है ये क्या है? क्रोमेटिन है। जो हमने कहा डिवीजन के, जब डिवीजन नहीं हो रही होती उस वक्त क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, वो असल इस फॉर्म में होता है। आपके पास अब ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो इतनी सी स्ट्रक्चर है ना, एक ये एक, ये आपका एक न्यूक्लियोसोम है। सेंटर वाली पिंक कलर की हिस्टोन प्रोटीन और उसके ऊपर बल खाया हुआ डीएनए। कितना डीएनए बल खाया हुआ है? अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड जितना। ये एमसीक्यू के लिए भी हाईलाइट कर लें वहां से। और इसको अगर हम खोलेंगे दरमियान में से ये प्रोटीन निकल जाएंगे और फिर वो डबल हेलिकल डीएनए आ जाएगा। When the compact packaging facilitates the movement of the chromosome, जो compact packaging है वो क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प आउट करती है। At all other times, chromatin is present in an open configuration and its genes can be expressed, और इसकी जीन एक्सप्रेस हो सकती हैं। The way chromatin is packaged when the cell is not dividing is not well, ये नहीं पता लगता कि किस तरह से वो पैक हुआ होता है
जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, न्यूक्लियोसोम से आगे का लेवल नहीं पता। लेवल ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड इज अ टॉपिक ऑफ इंटेंसिव रिसर्च। अभी इस पर रिसर्च जारी है। आप में से भी अगर कोई साइंटिस्ट बनता है वो इस पर रिसर्च कर सकता है कि कंडेंस स्ट्रक्चर होती कैसी है डीएनए की, वजह क्या है कि जो पोर्शन हाईली कंडेंस है वो क्यों एक्सप्रेस नहीं होता। अब आ जाते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि वाकई हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो डीएनए है वही हेरिडिटी मटेरियल है, या मेन करेक्टर को जो ट्रांसफर करने में रोल है वो डीएनए का ही है। इसके लिए फ्रेडरिक ग्रिफ्ट जो साइंटिस्ट है इसने एक्सपेरिमेंट किया था एक, who made some unexpected observation while experiencing with a pathogenic bacteria when he infected mice with a virulent strain of Streptococcus pneumonia। कि एक बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है, जो बैक्टीरिया में नमोनिया कॉज करता है, उसने माइस को उससे इन्फेक्ट किया और माइस जो था उसकी ब्लड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गई। ये ऑब्जर्वेशन थी उसकी। However, when infected with a similar mice with a mutant strain, फिर उसने एक ऐसा बैक्टीरिया, वही स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया वाली बैक्टीरिया, लेकिन उसमें इसने म्यूटेशन कॉज करती थी। उस म्यूटेशन की वजह से इस बैक्टीरिया का प्रोटीन कोड जो था ना वो नहीं बन सका था। अब म्यूटेशन क्या होती है, उसने कोई रेस फाल करवाई होगी, उसका डीएनए चेंज हो गया, उस डीएनए की वजह से उस बैक्टीरिया में प्रोटीन कोड नहीं बना। उसने जब वो बैक्टीरिया माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस को मलेरिया निमोनिया नहीं हुआ, माइस जो था वो जिंदा ही रहा। ये सेकंड डायग्राम में जो दिखाया गया, द कोड वाज अपेरेंटली, तो इससे उसने क्या नतीजा निकाला, ये विरुलेंस का मतलब होता है बीमारी फैलाने के लिए कि बैक्टीरिया का कोड जरूरी है, कि एक्स्ट्रा बैक्टीरिया जिसके अंदर प्रोटीन कोड है वो माइस में बीमारी फैला के उसे मार देते हैं, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिसका प्रोटीन कोड रिमूव कर दिया था उसने, उस बैक्टीरिया की वजह से डेथ ही नहीं हुई। क्या प्रोटीन कोड बीमार कर रहा है उसे। द नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ द बैक्टीरियम इज रेफर टू द एस फॉर्म। ये वाली फॉर्म जिसकी वजह से बैक्टीरिया माउस की डेथ हो गई थी उसको हमने एस फॉर्म का नाम दिया। वजह क्या थी, इसको जब हम लेबोरेटरी में ग्रो करवाते थे पेट्री डिश में, तो इसकी जो कॉलोनीज बनती थी वो स्मूथ होती थी। प्रोटीन कोड की वजह से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं बैक्टीरिया, इसकी कॉलोनी क्या बनती है, स्मूथ, इसीलिए इसे का एस फॉर्म। जबकि जो म्यूटेंट फॉर्म थी जिसके हमने डीएनए में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसका प्रोटीन कोड नहीं बन सका था, उसको हमने नाम दिया आर फॉर्म का। वजह क्या है, इसकी जो कॉलोनीज बनती हैं वो रफ होती हैं। यह डिफरेंस आपने यहां से याद रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस फॉर्म एंड द आर फॉर्म। द नॉर्मल स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia bacteria is known as S form because it forms the smooth colonies in the culture dish, while the mutant strain of Streptococcus pneumonia bacteria's colony is known as R form because it forms the rough colonies in the petri dish। अब उसके बाद इसने क्या किया, डिटरमाइन वेदर, उसने फिर नतीजा निकालना था कि क्या पॉलीसेक्राइड की वजह से जो बैक्टीरिया था उसका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो गया था। उसने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, इंजेक्टेड डेड बैक्टीरिया ऑफ द विरुलेंट एस स्ट्रेन इनटू द माइस रिमेन परफेक्टली हेल्थी। उसने ये डेड स्ट्रेन डाली, माइस जिंदा रहा एज अ कंट्रोल। फिर एक दूसरा कंट्रोल ग्रुप लिया, इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग द एसएनआर। उसमें उसने क्या किया, मिक्सचर डाल दिया दोनों का, डेड एस का और लाइव आर का। ये वाली डायग्राम में उसने हीट से जो एस फॉर्म थी, यानी जो बीमारी फैला सकता था बैक्टीरिया, उसे किल कर दिया और फिर उसको माइस में डाला तो माइस जिंदा रहा, उसकी डेथ नहीं हुई। फिर उसने नेक्स्ट क्या किया, हीट से जो किल किया हुआ था बैक्टीरिया वो डाला और जो म्यूटेंट स्ट्रेन थी जिंदा वो डाल दी। इन दोनों को जब हमने अलग अलग डाला था तो डेथ नहीं हुई थी ना माइस की। यहाँ पे हमने म्यूटेंट डाली थी तब भी डेथ नहीं हुई, यहाँ हमने हीट से किल किया हुआ बैक्टीरिया इसकी बॉडी में डाला तब डेथ नहीं हुई। इसने जब दोनों का मिक्सचर डाला उसकी वजह से डेथ हो गई बैक्टीरिया माउस की। अब क्या रीजन थी इसके पीछे, अनएक्सपेक्टेडली द माइस डेवलप्ड डिसीज सिम्टम्स एंड मेनी ऑफ देम डाइड। बहुत सारे मर भी गए। द ब्लड ऑफ डेड माइस वाज फाउंड, जब उसने ब्लड लिया, कंटेन द हाई लेवल्स ऑफ लाइव विरुलेंट स्ट्रेप्टोकोकस टाइप एस बैक्टीरिया। उसके उसके माउस के ब्लड के अंदर काफी सारे जिंदा एस फॉर्म्स मिली, जबकि उसने तो एस फॉर्म डाली ही नहीं थी उसके अंदर। उसने जो एस फॉर्म डाली थी वो तो डेड थी, जिंदा कहां से आ गई फिर उसमें, विच हैड सरफेस प्रोटीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइव स्ट्रेन। लेकिन उसका जो प्रोटीन कोड था उसका करेक्टर किस तरह का था, आर की तरह का, जो लाइव स्ट्रेन डाली थी उसका। Somehow the information specifying the polysaccharide code
passed from the dead virulent S bacteria to the live SR bacterium। उन्होंने कहा कि ये जो डेड वाला S था, इसके अंदर से डीएनए का थोड़ा सा पोर्शन निकला जो किसी न किसी तरह मूव करके इसके अंदर चला गया। जब डीएनए आ गया इसके अंदर प्रोटीन कोड बनाने वाला, तो इसने भी प्रोटीन कोड बनाना शुरू कर दिया। अब जब इसके अंदर प्रोटीन कोड बन जाएगा तो अब ये बैक्टीरिया को डैमेज कर सकता है, डिजीज को कर सकता है। Coatless R bacteria in the mixture permanently transforming the coatless R bacteria into the virulent S variety. Transformation is the transfer of genetic material from one cell. हम कह सकते हैं कि यहाँ से डीएनए जो है डेड एस से ट्रांसफर हुआ है लाइव आर में। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ट्रांसफॉर्म। अब इससे उसने क्या नतीजा निकाला? द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकस वेंट अनडिस्कवर्ड इन 1934 तक वो अभी तक पता ही नहीं लगा सका था कि वजह क्या है कि उसके अंदर प्रोटीन कोड बन कैसे गया। जो आपने जिंदा आर फॉर्म दी थी उसके अंदर तो म्यूटेशन हो गई थी, उसमें तो प्रोटीन कोड खुद ब खुद बन ही नहीं सकता था। क्लासिकल सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओसवाल्ड एवरे अलोंग विद द कॉलिन मैक्योल्ड एंड द मैकलिन मैककार्टे characterized what they referred to as the transforming principle। उनने एक और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट निकाला, उसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ये याद रखना, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दे फर्स्ट प्रिपेयर्ड द मिक्सचर ऑफ डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस एंड लाइव आर स्ट्रेप्टोकोकस दैट जो ग्रिफ्टिड ने यूज किया था। देन दे रिमूव्ड एज मच ऑफ द प्रोटीन एज दे कुड फ्रॉम देयर प्रिपरेशन। फिर जो सोल्यूशन था उसमें से जितने प्रोटीन वो कर सकते थे रिमूव कर दे, अचीविंग द 99.98%। मुश्किल से 0.2% वहां पे इम्प्योरिटी थी। डिस्पाइट रिमूवल ऑफ नियरली ऑल द प्रोटीन द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी वाज नॉट रिड्यूस। उनका प्रोटीन कोड प्रोटीन से ही बनना होता है ना, अगर हमने प्रोटीन सारी निकाल दें फिर तो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। जो डेड लिविंग आर है उसको एस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कन्वर्जन हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। Moreover, the properties of the transforming principle resemble those of DNA। और उनका जो ट्रांसफॉर्मिंग से इंडिविजुअल बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज डीएनए से मैच करती हैं। वाज़ेह पता लगता है कि ये प्रोटीन की वजह से तब्दीली नहीं आई, यहाँ पे डीएनए की वजह से तब्दीली आई है। A protein digesting enzyme or the RNA digesting enzyme did not affect the principal's activity। उन्होंने एंजाइम भी डाल के देखे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है या आरएनए को, तब भी कुछ भी नहीं हुआ। बट द डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनए इज डिस्ट्रॉयड ऑल द ट्रांसफॉर्मिंग। लेकिन उन्होंने तब जब उसी सॉल्यूशन में डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाले तो जैसे अगर डीएनए सेल से बाहर निकलता वो फौरन से डाइजेस्ट हो जाता, तो इस तरह डीएनए ट्रांसफर ही नहीं हो सका। इस वजह से फिर हमारा जो लिविंग आर फॉर्म थी वो एस में कन्वर्ट नहीं हो सकी। तो इससे उसे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करने में रोल है वो डीएनए का है। बाकी का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना याद करें, कोई भी मसला हो तो मेरे से पूछें।